मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, दर्शन शास्त्र विभाग, ग्राम भारती महाविद्यालय रामगढ़ कैमूर, नीति शास्त्र के तहत मोटिव एंड इंटेंशन, प्रयोजन और अभिप्राय विषय पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। छात्रों, प्रयोजन तथा अभिप्राय दोनों ही नैतिक निर्णयों के विषय में प्रयुक्त हुए हैं। कुछ विचारक प्रयोजन को नैतिक निर्णय का संगत विषय मानते हैं, तो कुछ दूसरे विचारक अभिप्राय को नैतिक निर्णय का विषय बतलाते हैं। अतः सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इन दोनों का पृथक पृथक विवेचन अत्यावश्यक प्रतीत होता है। मोटिव, प्रयोजन। शाब्दिक रूप से प्रयोजन की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि प्रयोजन वह शक्ति है जिसमें हम किसी विशेष रीति से कर्म में प्रवृत्त होते हैं। मैकेंजी महोदय ने प्रयोजन की परिभाषा देते हुए लिखा है कि प्रयोजन का अर्थ या तो उससे है जो हमें प्रवृत्त करता है या किसी विशेष ढंग से कर्म करने के लिए उभारता है। ए मोटिव मीन आइदर दैट which impels or that which induces us to act in a particular way। विलियम लिली ने प्रयोजन को उस चेतन मानसिक पद्धति के रूप में व्याख्यायित किया है जो मनुष्य का विशेष रीति से काम करने में संलग्न कर सकती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, ए मोटिव मे बी डिफाइंड एज ए कॉन्शियस मेंटल प्रोसेस which moves a man to act in a particular way। लेकिन हम जब प्रयोजन को किसी कर्म का प्रवर्तक मानते हैं तो हमारे समक्ष प्रमुख रूप से एक समस्या उठती है, और वह यह है कि वस्तुतः किसी कर्म का प्रवर्तक केवल दो ही हो सकता है, एक उत्तेजक और दूसरा प्रेरक, अर्थात कोई भावना, फीलिंग अथवा किसी उद्देश्य का विचार, आइडिया ऑफ सम ऑब्जेक्ट। इस पहले अर्थ में किसी कर्म के लिए भावना को उत्तेजित करती है। अतः लॉक, बेंथम, मील तथा बेन जैसे सुखवादी विचारकों ने प्रयोजन को भावना के रूप में लिया है जिससे हम कर्म की तरफ प्रेरित होते हैं। इनके अनुसार सुख और दुख की अनुभूति ही समस्त कर्मों की प्रेरक शक्तियां हैं। लेकिन इस प्रकार के मत को मानने में कठिनाई दृष्टिगत होती है, और वह यह है कि नैतिक निर्णय मनुष्य के ऐच्छिक कर्मों पर दिए जाते हैं और ऐच्छिक कर्म विवेकपूर्ण होते हैं। यहाँ भावनाएं होती हैं, लेकिन हम उनका विचार कर कोई निर्णय करके किसी लक्ष्य से ही कोई कर्म करते हैं। इसलिए लक्ष्य का विचार ही कर्म का प्रेरक होता है। ग्रीन ने भी माना है कि मनुष्य लक्ष्य के विचार, आइडिया ऑफ द एंड को ही सामने रखकर उसकी प्राप्ति के लिए कर्म में प्रवृत्त होता है। इस संदर्भ में प्रोफेसर हेनरी स्टीफन ने कहा है, प्रयोजन एक जटिल मानसिक स्थिति है जो व्यक्ति को कर्म की ओर प्रेरित करती है। इस प्रकार प्रोफेसर हेनरी स्टीफन ने
प्रयोजन को 3 अर्थों में प्रयुक्त किया है। पहला, कभी कभी इसका अर्थ अभाव की भावना, फीलिंग ऑफ वांट्स मान लिया जाता है। दूसरा, कभी इसका अर्थ उस लक्ष्य के विचार से लिया जाता है जिससे इच्छा की पूर्ति होती है। तीसरा, कभी कभी इसका अर्थ इच्छा की एक जटिल स्थिति के रूप में भी लिया जाता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, इसलिए इच्छाएं भी अनंत हो जाती हैं, परंतु मनुष्य की शक्ति सीमित है। वह एक समय एक ही इच्छा की पूर्ति कर सकता है। इन इच्छाओं में एक प्रकार का संघर्ष छिड़ जाता है, लेकिन वस्तु स्थिति में ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से इतने अभिन्न हैं, इन सभी के मिश्रित स्थिति को प्रयोजन, मोटिव कहा जा सकता है। इन सभी के लक्ष्य का विचार ही प्रमुख रूप से हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, इसलिए उसे ही प्रयोजन कहना अधिक उपयुक्त होगा। लेकिन उल्लेखनीय बात यह है कि म्यूर हेड जैसे विचारक ने यह कहा है कि प्रयोजन का अर्थ कुछ चुने हुए लक्ष्यों के विचार से लिया जाता है। प्रोफेसर डीवे ने भी कहा है, ए डिजायर व्हेन चूजन बिकम्स ए मोटिव। वस्तु स्थिति में प्रयोजन भावना तथा बुद्धि दोनों का सामंजस्य है। वस्तुतः इच्छाओं का उद्भव भावनाओं से ही होता है एवं बुद्धि जब उन्हें चुन लेती है तब उसे प्रयोजन की संज्ञा दी जाती है। अभिप्राय, इंटेंशन। नीति शास्त्र में अभिप्राय का अर्थ उस अंतिम उद्देश्य से लिया जाता है जिसकी तरफ हम अपनी क्रियाओं को प्रेरित करते हैं। इसमें उस वस्तु का स्पष्ट भाव होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं। विश्लेषणात्मक अध्ययन करने पर हम अभिप्राय के अंतर्गत 3 बातें पाते हैं। पहला, मुख्य लक्ष्य, प्रयोजन अथवा चुने गए कुछ ऐच्छिक वस्तुएं जिनके लिए हम कोई कर्म करते हैं। दूसरा, लक्ष्य के प्राप्ति का साधन। एवं तीसरा, कुछ प्रकट परिणाम। इस विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि अभिप्राय प्रयोजन से व्यापक है, क्योंकि जैसा कि हम यह जानते हैं कि प्रयोजन के अंतर्गत लक्ष्य के केवल विचार ही आते हैं, जबकि अभिप्राय के अंतर्गत लक्ष्य के विचार के साथ साथ उस प्राप्ति के साधन भी आ जाते हैं। वस्तुतः अभिप्राय के अंदर सर्वप्रथम इच्छाओं का एक संघर्ष उत्पन्न होता है, उसके बाद किसी एक इच्छा की पूर्ति का निश्चयीकरण होता है और इस इच्छा की पूर्ति के लिए हम अपने चरित्र पर निर्भर करते हैं। अतः अभिप्राय वस्तु स्थिति में हमारे चरित्र को प्रकाशित करता है। अब यहाँ मोटिव एंड इंटेंशन के बीच का अंतर विचारणीय है। मील तथा बेंथम जैसे सुखवादी विचारकों ने भावना तथा संवेग को प्रयोजन मानते हुए कर्म को करने वाले लक्ष्य को अभिप्राय की संज्ञा दी है। अतः इन विचारकों ने प्रयोजन तथा अभिप्राय के बीच
भिन्नता स्थापित करने के संदर्भ में यह स्पष्ट किया है कि वस्तुतः प्रयोजन किसी कर्म का निमित्त कारण है, जबकि अभिप्राय उसका अंतिम कारण है। लेकिन सुखवादी विचारकों का यह विभेदीकरण संगत नहीं है। वस्तु स्थिति में प्रयोजन और अभिप्राय दोनों ही अंतिम कारण है। इन दोनों के बीच वस्तुतः संपूर्णता है, क्योंकि इसमें लक्ष्य के विचार तथा उसके प्राप्ति के साधन दोनों विद्यमान होते हैं तथा प्रयोजन इसका एक अंश होता है। अब यहाँ पर एक समस्या उठ खड़ी होती है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर ऑब्जेक्ट ऑफ मोरल जजमेंट। नैतिक निर्णय का विषय प्रयोजन को माना जाए अथवा अभिप्राय को। एक प्रकार का मत हमें यह प्राप्त होता है कि नैतिक निर्णय का विषय कार्य का प्रयोजन ही है। सहज ज्ञानवादियों ने माना है कि वस्तुतः हमारे कार्यों के स्रोत और प्रेरक तत्व ही उनको अच्छा या बुरा मानते हैं। बटलर ने कहा है कि किसी कार्य की अच्छाई या बुराई बहुत अधिक उस प्रयोजन पर निर्भर है जिससे कि वह किया जाता है। द राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ एन एक्ट depends very much upon the motive for which it is done. इस प्रकार हम पाते हैं कि अंतःप्रज्ञावादी और आदर्शवादी केवल प्रयोजन को ही नैतिक निर्णय का विषय मानते हैं। इसके अनुसार यदि किसी कर्म का प्रयोजन अच्छा है तो कर्म उचित माना जाता है, और यदि प्रयोजन बुरा है तो कर्म अनुचित माना जाता है। इन विचारों के अनुसार किस साधन से लक्ष्य प्राप्ति होती है इसका विचार नहीं किया जाता। अंतःअनुभूतिवादी सुखवादी की भांति मनोभावों एवं संवेगों को ही क्रिया की वास्तविक प्रेरणा या प्रयोजन मानते हैं। डॉक्टर मार्टिन्यू प्रयोजनों की एक सूची बनाते हैं जिसमें श्रद्धा भाव सर्वोच्च और संदेह भाव सबसे निम्न कोटि का माना गया है। आदर्शवादी प्रयोजन शब्द का प्रयोग इससे भिन्न अर्थ में करते हैं। इन लोगों के अनुसार जिस उद्देश्य से कोई काम किया जाता है उसके विचार को भी प्रयोजन कहते हैं। अंतःअनुभूतिवादियों और आदर्शवादियों ने जो विचार दिया है वह दोषपूर्ण है। इस मत के विरुद्ध ये आक्षेप किए जा सकते हैं। पहला, किसी क्रिया की वास्तविक प्रेरणा मनोभाव या संवेग नहीं है, बल्कि यह उद्देश्य है जिससे क्रिया होती है। किसी कर्म के पीछे आने वाले मनोभावों को उतना सरल मानना भूल है जितना डॉक्टर मार्टिन्यू ने समझा है। एक ही कर्म में अनेक मनोभावों का मिश्रण पाया जा सकता है, कुछ संदेह का, कुछ विश्वास का, कुछ श्रद्धा का, कुछ निरादर का, कुछ क्रोध का और कुछ सहानुभूति का इत्यादि। मील की आपत्ति है मनोभावों को वास्तविक प्रेरणा मानने पर
अंततः यह मानना पड़ेगा कि यह मनोभाव जिससे कार्य से प्रेरणा मिलती है, सुख प्राप्ति और दुख निवारण की इच्छा है, वही सत्य है। एक ईमानदार व्यक्ति चोर के कार्य समान स्तर पर आ जाते हैं, क्योंकि दोनों कर्मों के मूल में सुख प्राप्ति के भाव विद्यमान है, किंतु उपर्युक्त दोनों कर्मों को नैतिक दृष्टिकोण से समान स्तर पर रखना नैतिकता को ताक पर रखने के बराबर है। अतः मिल का कथन है कि प्रयोजन का कर्म की नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, भले ही कर्ता के विषय में उससे बहुत कुछ पता चल जाए। मोटिव हैज़ नथिंग टू डू with the morality or an action, but much with the worth of agent। अतः अंतः प्रज्ञावादियों का यह विचार कि केवल प्रयोजन ही नैतिक निर्णय का आधार है, दूषित और अमान्य है। आदर्शवादियों के मत की आलोचना। इस मत के अनुसार भी प्रयोजन को नैतिक निर्णय का एकमात्र आधार बताया गया है। आदर्शवादियों की दृष्टि में प्रयोजन का अर्थ इस उद्देश्य से लिया गया है जिसके लिए कार्य किया जाता है। यह मत भी दोषपूर्ण है। यदि प्रयोजन के आधार पर नैतिक निर्णय किया जाए तो फिर समान प्रयोजन वाले कर्मों के नैतिक मूल्य में कोई अंतर नहीं रह जाता है। अर्थ संग्रह एक मुख्य प्रयोजन है। इस प्रयोजन से प्रेरित होकर एक ईमानदार व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। इसी धन संग्रह के लिए एक चोर निर्दोष लोगों की हत्या करके उससे धन छीनता है। आदर्शवादियों के अनुसार तो एक ईमानदार व्यक्ति और लुटेरों के कर्मों में कोई अंतर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही कर्मों का प्रयोजन एक ही है, धनोपार्जन। किंतु ऐसा सोचना गलत है। दोनों कर्मों के प्रयोजन में समानता होते हुए भी दोनों की प्राप्ति के साधन भिन्न भिन्न हैं। ईमानदार व्यक्ति अच्छा साधन अपनाता है, किंतु चोर बुरे साधन का सहारा लेता है। इसलिए ईमानदार व्यक्ति का कर्म चोर के कर्म की अपेक्षा नैतिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठकर है। कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्य की महत्ता साधन को भी महान बना देती है। दूसरे शब्दों में, पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का भी साधन अपनाना अर्थात अपवित्र साधन अपनाना अनुचित नहीं कहा जा सकता। यह मत ग्राह्य नहीं है। किसी कर्म को करने में केवल प्रयोजन का ही ध्यान नहीं देना चाहिए, लक्ष्य के साथ साथ साधन पर भी ख्याल रखना आवश्यक है। महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पवित्र साधन ही अपनाना चाहिए। महात्मा गांधी ने पवित्र उद्देश्य भारत की आज़ादी के लिए पवित्र साधनों सत्य, अहिंसा, प्रेम इत्यादि का सहारा लिया था। पवित्र उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि कुत्सित साधनों का प्रयोग हो तो साधन की पवित्रता नष्ट नहीं होती। नैतिकता के निर्णय के लिए किसी कर्म के प्रयोजन और साधन दोनों पक्षों का विचार करना
अनिवार्य है। केवल प्रयोजन के आधार पर नैतिक निर्णय देना एकांगी वन साइडेड कहा जा सकता है। अतः नैतिक कर्म के प्रयोजन और साधन दोनों के आधार पर नैतिक निर्णय देना चाहिए। चूँकि प्रयोजन और साधन के सम्मिलित विचार को ही अभिप्राय कहते हैं, अतः किसी कर्म के नैतिक मूल्यांकन के लिए उसके अभिप्राय को ही आधार मानना आवश्यक है। व्यक्ति का अभिप्राय उसके विचार, चुनाव, उसकी इच्छा आदि का योग है। व्यक्ति का अभिप्राय प्रायः वैसा ही होता है जैसा उसका चरित्र होता है। चरित्र के व्यक्त रूप को ही अभिप्राय कहा जा सकता है। इसलिए अभिप्राय पर नैतिक निर्णय देने का अर्थ है चरित्र पर नैतिक निर्णय देना। चरित्र तो व्यक्ति का अपना ही है, इसलिए चरित्र पर निर्णय देने का अर्थ हुआ स्व अर्थात कर्ता पर निर्णय करना। किसी ऐच्छिक क्रिया को सदैव कर्ता के प्रसंग में देखना चाहिए। ऐच्छिक क्रिया कर्ता से पृथक करके नहीं जांची जा सकती। इसलिए कहा गया है कि नैतिक निर्णय किए गए कर्मों का नहीं बल्कि कर्ता का ज्ञान है। मोरल जजमेंट इज पास्ड नॉट अपॉन द एक्शन डन बट अपॉन द पर्सन डूइंग। मैकेंजी ने भी कहा है, द ट्रूथ seems to be rather that the fully developed moral judgment in always pronounced directly or indirectly on character of the agent. It is never simply on a thing done, but always a person doing that we pass moral judgment. निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि प्रयोजन अभिप्राय का ही एक अंश है। अभिप्राय में साध्य और साधन दोनों ही सम्मिलित हैं। इस प्रकार अभिप्राय का क्षेत्र प्रयोजन के क्षेत्र से विस्तृत है। हम जानते हैं कि नैतिक निर्णय संपूर्ण चरित्र पर दिया जाता है और अभिप्राय चरित्र का प्रकटीकरण है। किसी के अभिप्राय को देखकर ही हम उनके चरित्र के विषय में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि अभिप्राय में ही हम अपने पूरे चरित्र से नियंत्रित होते हैं, परंतु यहाँ यह विचारणीय है कि एक व्यक्ति केवल अभिप्राय जपता रहता है, परंतु उसे वह अपने कार्य रूप में परिणत नहीं करता। दूसरा व्यक्ति अपने अभिप्राय के अनुकूल शारीरिक क्रिया अर्थात आचरण करता है। तब यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि इन दोनों में से किस व्यक्ति के कर्म का नैतिक मूल्य अधिक है। इसका सही जवाब यह है कि इस व्यक्ति के कर्म को नैतिक मूल्य अधिक है जिसने अपने अभिप्राय को आचरण में परिणत किया है। अतः प्रयोजन अपना साध्य का विचार मात्र नहीं बल्कि संपूर्ण अभिप्राय ही
नैतिक निर्णय का विषय है। कार्य में अभिप्राय को अपने आचरण में परिणत करना ही नैतिक मूल्य का विषय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।